कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। Hello friend, this is Gupta Vivek Vijay Narayan। I have secured all India rank 5 in Engineering Service Examination UPSC 2022 in Electronics background। आपको मैं अपने थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे फादर जो कि एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर है इंडियन रेलवे में, और मेरी माता जी जो एक हाउसवाइफ है। फिर मेरा एक बड़ा भाई है जो कि सीनियर लीड इंजीनियर है, कॉलकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। और मेरी सिस्टर जो कि एक खुद गैजेटेड ऑफिसर है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एज ए पॉलिटेक्निक लेक्चरर। अब मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मैं पूरा बॉर्न एंड ब्रॉड मुंबई में हुआ हूँ। मेरी स्कूलिंग 10वीं तक पूरी मुंबई से हुई है। फिर उसके बाद में मैंने डिप्लोमा चूज़ किया। डिप्लोमा मैंने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स केजे सोमैया पॉलिटेक्निक से किया, विद्या विहार जो मुंबई में है। फिर उसके बाद में मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि मैं वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई से कंप्लीट किया। मैंने अपनी बीटेक 2019 में कंप्लीट की। 2019 में जब मैं लास्ट ईयर में था अपने बीटेक के, तभी मुझे कैंपस प्लेसमेंट लग चुका था। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मुझे कुछ अलग करना है। और जो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन करने का, वो मुझे मेरे फादर के ऑफिस में जाने से मिला। जैसे कि मेरे फादर रेलवे में थे, तो बहुत बार गेट टुगेदर होता था, पार्टीज होते, कोई फंक्शन होता था, तो हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी कि पापा के कार शेड में जाके मतलब लोगों से मिला जाए, बात किया जाए। तो मैंने वहाँ पे देखा था कि बहुत यंग ऑफिसर्स लोग हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट के अधिकारी लोग थे, आते थे, जो कि वो इंजीनियरिंग सर्विस या यूपीएससी करके आते थे। तो वहाँ से मुझे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ कि क्यों ना हम कुछ अच्छा किया जाए और जिससे मतलब हमारी फैमिली को प्राउड फील हो जाए और मैं अपना गोल भी पूरा कर सकता हूँ। तो ये मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन क्यों चूज़ किया। ऐसे ही आप सभी का कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा, और जब किसी का कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, फिर एक बार गोल डिसाइड होता है, बस अब उसको अचीव करना होता है। और फाइनली आई डिड इट। देन उसके बाद में मेरा बीटेक हो गया, तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो चुका था तो मैं कैंपस में ले लूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वही था कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विस करना है। तो मेरी जो सिस्टर थी बड़ी, अंजलि गुप्ता, वो ऑलरेडी 1 साल मेरे से बड़ी है, तो वो प्रिपेयर करी थी दिल्ली में। तो उसने मुझे बहुत सजेशन दिया, बहुत हेल्प की, कि बोला तुम आ जाओ, तुम्हारा पक्का होगा। तो इसके लिए फिर हमने थोड़ा डिसाइड किया और फिर मैं दिल्ली आ गया तुरंत। और दिल्ली आया तो मैंने यहाँ पे अपना पूरा एजुकेशन कोचिंग की मेडीजी से। जैसे मेडीजी में कोचिंग हो गई, फिर मैं 2022 में मैंने अपना अटेम्प्ट दिया। तो वहाँ पे मेरा प्रीलिम्स तक नहीं निकला था। लेकिन उसके बाद में फिर मुझे 2 सेटबैक आया उस टाइम। एक तो रेलवे ने अपनी वैकेंसीज विड्रॉ कर दी, और दूसरा कोविड। अब ऐसा हो गया कि कोविड आने से मेरा पूरा 1 साल वेस्ट हुआ, और उसके बाद में सेकेंडली रेलवे की वैकेंसी विड्रॉ हो गई। तो ऐसा लगा कि मेरा अब गोल ही पूरा का पूरा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पूरा खत्म होने को है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे, फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया, और फिर से मैं उसी जोश जुनून के साथ फिर से मैं 2021 में फिर से मैं दिल्ली आया। और जब मैं 2021 में दिल्ली आया, तो मैंने उस टाइम में फिर से 2021 का ईएससी दिया, और मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। तो मेरे उस टाइम प्रीलिम्स भी निकले, मेंस भी निकला, लेकिन इंटरव्यू तक मैं पहुंचा। लेकिन कुछ नंबर से मेरे इंटरव्यू में कम होने की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया। अब आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी इधर भी बताता हूँ। देखिए, हमारा जो ईएससी 2021 का जो इंटरव्यू था, वो ईएससी 2022 के प्रीलिम्स के बाद हुआ। सो मतलब मेरे दिमाग में जब ईएससी 22 का प्रीलिम्स लिख रहा था, तो मेरे दिमाग में 21 के इंटरव्यू को टॉप प्रायोरिटी थी। तो मेरी 22 का जो प्रीलिम्स था, मैं वेल प्रिपेयर्ड होके नहीं गया था। लेकिन हाँ, मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा 21 का प्रीलिम्स निकला था, तो मेरा प्रिपरेशन है, मुझे थोड़ा सा ब्रशअप करना है। तो मैंने रिवीजन वगैरह किए, और फिर मैंने 21 का अपना इंटरव्यू भी प्रिपेयर किया, और फिर 22 का प्रीलिम भी दिया। लेकिन मार्च 2022 मेरे लिए एक गुड न्यूज़ भी लाया और एक बैड न्यूज़ लाया। सबसे बड़ा बैड न्यूज़ ये था कि मेरा ईएससी 2021 के फाइनल इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर के नीचे की ज़मीन घसक चुकी है। लेकिन कोई नहीं, मुझे फिर से मेरे फैमिली, मेरा बड़ा भाई, मेरे सिस्टर, मम्मी पापा, सब ने बहुत सपोर्ट किया। बोला नहीं, तुम यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत फील की प्राउड है हमारे फैमिली में, कोई यहाँ तक तो एटलीस्ट इंटरव्यू दिया। फिर कुछ ही 2-3 दिन बाद प्रीलिम 2022 का रिजल्ट भी आ गया, और उसमें मेरा नाम था, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि मतलब
क्योंकि बोर्ड सीट्स कम है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, तो फिर मैंने मैच भी नहीं किया था कि कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये था कि अगर होगा तो मतलब नियर एंड अबाउट प्रीलिम्स के कट ऑफ के आसपास। और ट्रू में ही मेरा इस साल जो 22 में सिलेक्शन हुआ है, जो मेरा प्रीलिम्स का स्कोर है बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा पेपर 1 में 68 नंबर है और पेपर 2 में 150 नंबर है। हाँ, लेकिन फिर जैसे ही मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो मुझे लग गया कि अब ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको खोना नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेंस के लिए मैं जम के तैयारी कर लिया। फिर मैंने मेडिजी के टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किया, मेडिजी का मेंस का कोचिंग किया। फिर एस से फ्री का पोस्टल कोर्स मिलता है मेंस का, तो एस एकेडमी की मैंने टेस्ट सीरीज दी। मेडिजी और एस का दोनों ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में सैटरडे संडे जाके देता था। टेस्ट सीरीज देने से मेरे को ये बेनिफिट होता था कि मैं अपने आप को एनालिसिस कर पाता था, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आपको डिफाइन नहीं है। तो टेस्ट सीरीज ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी बहुत ही मतलब मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आने वाले वो। तो फिर मैंने 22 का प्रीलिम्स 22 का मेंस एकदम अच्छे से दिया, और फिर मेरा 22 का मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम था। फिर मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैंने एक बार इंटरव्यू दे रखा है, तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए फिर प्रिपेयर की। फिर मैंने मॉक्स इंटरव्यू दिए, मैंने बहुत जगह मॉक्स इंटरव्यू दिए, 3-3 एक कोचिंग में 2-2 3-3 बार मॉक्स दिए, और फिर जाके मैं प्रिपेयर्ड हुआ और फाइनली मैंने इंटरव्यू दी और मेरा 2022 के फाइनलिस्ट में सिलेक्शन हुआ। अब मैं आपको रिजल्ट दिन की स्टोरी बताता हूँ। हमारा रिजल्ट 2022 के दिसंबर 23 को आया था, और हमें पता था कि रिजल्ट का वीक ही है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतलब कभी आ जाएगा, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेड होता है बहुत। तो उसी दिन आफ्टरनून के अराउंड 3:30 के आसपास मेरे दोस्त एक अंशुमान सिंह है, उनका भी सिलेक्शन हुआ, जिनका ARI 33 आया इस साल। उनने कॉल किया, बोले गुप्ता जी तुमने फोड़ दिया। आई वॉज लाइक कि 3:30 बजे UPSC का रिजल्ट तो आता नहीं है, तुम मजाक कर रहे हो। तो फिर वो बोले नहीं गुप्ता जी, उन्हें थोड़ा सा डांटा, बोले नहीं नहीं। फिर मुझे लगा कि यार ये अब सही बोल रहे, तुरंत लिस्ट में नाम चेक किया और आई वॉज लाइक रैंक 5 आ गया, तो बहुत हैप्पी हुआ। तो ये मेरे लिए पूरा टर्निंग पॉइंट था। अब मैं आपको अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरा प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी ऐसा था कि मैंने पहले फुल कोर्स किया, क्योंकि मुझे समझना था कि क्योंकि UPSC एग्जाम में आपको कि इतना बड़ा सिलेबस है, मतलब क्या पढ़े, इतने सारे सोर्सेस है, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको उसको चैनल को नैरो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारे टेस्ट, लेकिन आपको मतलब इतना सिलेबस है कि आप ऐसे देखोगे तो बहुत है। तो इसके लिए आपको चैनल नैरो करने के लिए या तो आप अच्छे से 1 महीना या फिर 15 दिन प्रीवियस ईयर उठा के पूरा एनालिसिस करिए, सिलेबस पढ़िए, या फिर अगर मेरे केस में जैसे मैंने ये ना करते हुए मैंने कोचिंग लगा ली, तो कोचिंग में भी सेम थ्रू आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा नैरो हो जाते हो कि चीज़ें क्या करना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, इतना बड़ा पेपर डिफाइन है, GS है, टेक्निकल है, तो बहुत सारा है। तो थोड़ा सा कोचिंग करने से या फिर खुद मतलब स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर एकदम आप मतलब पूरा एनालिसिस कर लीजिए, प्रीवियस से उठा के थोड़ा सिलेबस UPSC के वेबसाइट से प्रीवियस है, तो आप नैरो करोगे। एक बार आपका चैनल नैरो हो गया तो आप उस डायरेक्शन में आप प्रिपेयर करिए। अब दूसरी बात है, फिर जैसे ही मेरा फुल कोर्स हो गया तो मेरा प्रीलिम्स की तैयारी पूरी हो चुकी है, प्रीलिम्स की मेरा कोर्स पूरा हो गया और प्रीलिम्स के नोट्स बन गए। फिर मैं टेस्ट सीरीज ही सॉल्व करता था, और फिर कभी टेस्ट सीरीज में बहुत कम नंबर आते थे, कभी कभी भूल जाता था। ये होना है, प्रिपरेशन लेवल में होना होता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो गया तो अब मेंस आता है। तो मेंस में क्या होता है कि आपको पूरा रिटर्न लिखना पड़ता है। 600 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर के दो पेपर थे, पेपर 1 पेपर 2, 6 घंटा एक ही दिन में करना है, और आपको पूरे टेक्निकल 14 सब्जेक्ट है जो आपको पूरे प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सो इसके लिए आपको तो देखिए कि ऑलरेडी प्रीलिम्स तो प्रिपेयर रहते हैं, अब आपको मतलब राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए आपको अगेन टेस्ट सीरीज हेल्प करता है। आप जितना क्वेश्चंस लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, आप अपने आप को खुद को एनालिसिस कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको कितना लिखना है। क्योंकि अब UPSC में क्या होता है कि वो आंसर के लिए स्पेस भी डिफाइन करता है, तो कभी कभी 20 नंबर के लिए आधा पेज 1 पेज देता है, तो उतने में की पॉइंट्स लिखना, ये स्किल्स होते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। अब रही थर्ड स्टेज की बात, जो कि इंटरव्यू 200 नंबर का होता है। ये बहुत क्रूशियल होता है, ये आपकी रैंक को ऊपर नीचे पूरी कर सकता है। अब मेरे केस में मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्रीलिम्स में इस 2022 के प्रीलिम्स में पेपर 1 में 68 नंबर थे और पेपर 2 में 150 का अराउंड थे। मतलब मेरा प्रीलिम्स ठीक ठाक नंबर था, मतलब कट ऑफ से थोड़ा ही ऊपर मैं कह सकता हूँ। लेकिन मेंस में मैंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया, क्योंकि मेंस आपका सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मेरे पेपर 1 में 170 प्लस नंबर थे और पेपर 2 में 180 प्लस नंबर थे। तो इससे ये हो गया कि मेरे लिस्ट में नाम आने की श्योरिटी बन गई। अब रही रैंक की बात, रैंक 5 आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मुझे इंटरव्यू में 132 नंबर मिले, जो कि एक एवरेज से भी अच्छे नंबर बोला जाता है। इसके लिए आपको काफ़ी मॉक करना पड़ेगा। आपको जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भरते हैं UPSC के इंटरव्यू के पहले, उसको एकदम अच्छे से भरिए, एकदम अच्छे से उसको
सॉल्व, मतलब उसको उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप निकाल सकते करिए। आप जितना मॉक इंटरव्यू दोगे, जितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट रहेगा वो आपको उस टाइम पे, क्योंकि यूपीएससी का जो इंटरव्यू वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो आपके टेक्निकल नॉलेज नहीं चेक करती। कभी कभी नहीं आंसर आएगा तो आप हॉनेस्टली नहीं बोल दीजिए, वहाँ पे हॉनेस्टी आपकी चेक करते हैं, आप डिसीजंस कैसे लेते वो चेक करते हैं। अभी जैसे मेरा इंटरव्यू इस साल में था तो सर लोग मतलब लाइक मैं फर्स्ट कैंडिडेट था उस दिन का, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते, बहुत हम्बल, मतलब इतना आपको अच्छा फील कराएंगे, कंफर्ट फील कराएंगे, और नहीं आ रहा तो वो हेल्प भी करते, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये कि जो बेसिक चीज़ है वो एक्सपेक्ट कर आपको उसके आंसर देने चाहिए। मेरे को एक एग्जांपल याद है कि जैसे कि मैंने IEEE VGTM में काम किया है, तो उनने, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है, तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि मुझे थोड़ा पता होना चाहिए कि IEEE स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो लास्ट चेयरपर्सन ने मुझे IEEE स्टैंडर्ड्स वाईफाई वगैरह का पूछा और मैंने आंसर दिया। तो मुझे लगता है कि ये सब फैक्टर जो आपके नंबर को बढ़ाता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो जर्नी होती है, मेरी 3 साल की जर्नी थी, इसमें बहुत अप डाउन्स आए। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो मेरी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी मेरी खुद की सिस्टर थी, बिकॉज हम दोनों एक ही रूम में एक साथ प्रिपेयर करते थे। तो हमारे बहुत पेपर देते थे, तो हम लोग सेम डे पेपर भी देते थे, तो रिजल्ट भी सेम जाता था, तो हम लोग के रिजल्ट भी नहीं आते थे, तो हम दोनों ही रोते थे घर पे। मतलब अब ऐसा सिचुएशन था कि दोनों का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो दोनों रो रहे थे। तो हम बहुत अप डाउन होते थे हमारे लाइफ में, लेकिन यही कि हमारा भाई हमारा बैकबोन था, मेरे मम्मी पापा, हम मतलब हमारी फैमिली ऐसी थी कि हम लोग पढ़ाई को टॉप प्रायोरिटी रखते थे। उन लोगों ने हमेशा मतलब मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो, बड़ों पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो, होगा। और मेरे भाई का तो एक ही था कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। और एक भाई ने मेरे एक सबसे अच्छी स्टोरी मुझे बता रखी थी कि जो यूपीएससी की जर्नी होती है आपकी ना, एक हैंडपंप की तरह होती है। देखिए हैंडपंप कैसा होता है, जब आप हैंडपंप को ऐसे ऐसे चलाओगे तो उसमें से पानी ऊपर आएगा। तो जो चलाना होता है ना, वो आपका मेहनत होता है, और पानी आना आपका सक्सेस होता है। तो क्या होता है ना कि बहुत बार बच्चे एक बार चलाते तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पहली बार चलाए तो पानी दे, नेसेसरी नहीं ना, पानी का लेवल कम ज्यादा होता है। तो किसी वैसे इंडिविजुअल होता है, किसी को फर्स्ट टाइम सक्सेस मिलता है, किसी को सेकंड अटेम्प्ट मिलता है, किसी को थर्ड अटेम्प्ट मिलता है, ऐसे होता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक क्या होता है कि जैसे पहली बार हैंडपंप चलाओगे तो कुछ पानी ऊपर आएगा, फिर दूसरी बार चलाओगे कुछ और ऊपर आएगा, तीसरी बार चलाओगे और ऊपर। तो हैंडपंप चलाना मतलब आपका मेहनत है, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके सक्सेस लेवल आने की हो जाएगा। तो क्या होता है, बहुत बार बच्चे 3 अटेम्प्ट देते हैं और पानी का लेवल इतना रहता है कि सिर्फ 4th अटेम्प्ट देना होता है कि सक्सेस आ जाता है, तो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। इसके लिए मैं सबसे यही बोलूंगा, मतलब मैं एडवाइस तो देना पसंद नहीं करता, लेकिन सबको यही बोलूंगा कि आप अपने मेहनत को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आज नहीं कल नहीं, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। हाँ ठीक है, सब जल्दी एक्सपेक्ट होना चाहिए रिजल्ट, लेकिन ये कि मेहनत करते रहिए, रुकने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर छोड़ दोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, तो आपको कभी सक्सेस मिलेगी नहीं। तो इसके लिए अगर आप आए इस फील्ड में तो आपको करके ही छोड़ना है, ऐसा मेरा मानना होता है। और अब जब आपने एक बार ठान लिया तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। और आपको मैं दिखाता हूँ कि जब ये जर्नी होती थी तो अपना मैं कभी डिमोटिवेशन बहुत होता था कि रिजल्ट नहीं आ रहे, टेस्ट सीरीज में नंबर बहुत कम आ रहे, यार दोस्तों का सिलेक्शन हो जा रहा है। और मतलब अभी जैसे अभी मैं मुंबई से हूँ, तो मेरे बहुत सारे दोस्त अच्छे अच्छे IT सेक्टर में प्लेस है, और मेरे को खुद को प्लेसमेंट लगा, प्लेसमेंट छोड़ा। तो अभी कभी उनके फोटोज देखोगे, कभी वीडियोस देखोगे कि यहाँ पार्टी चल रही है, यहाँ इंजॉय कर रहे, इनसे मिल रहे उनसे। तो हमारा तो यही था कि हम 4 बंद कमरे में थे, दिन रात हमारा वही बुक सोना, मतलब यही हमारा 3 साल तक कंटिन्यू था। और उसमें भी श्योरिटी नहीं कि जिंदगी में क्या हुआ, लेकिन ये था कि खुद पे विश्वास रखना पड़ता था। मैं अपने केस में खुद से बोलता भी था, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और मेरी बहन थी, हम दोनों कॉम्पिटिटर थे, हम अपने में ही एनालिसिस करते थे। जब भी हम तैयारी करते थे, मैं कभी अपनी बहन को सगी बहन मानता ही नहीं था, क्योंकि हमको पता है कि यूपीएससी कभी बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ी ना देखने वाला है कि ये भी विवेक है और ये भी अंजलि, दोनों भाई बहन, वो एज ए दोनों का एस्पिरेंट देखेगा। तो ये मेरे लिए कॉम्पिटिटिव का माहौल क्रिएट करता था। देखिए आज के हिसाब से मतलब इतने टेक्नोलॉजी एडवांस हो गए कि बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो स्नैपचैट है। अगर आप यूज़ करोगे तो आप 1-1 घंटा भी दोगे तो 5 वेबसाइट, मतलब 5 ऐप है तो 5 घंटे आपके ऐसे ही चलेंगे। लेकिन यही है कि जब प्रिपरेशन करते तो हमें हमेशा पूरे टाइम में फुल प्लेज में प्रिपरेशन होना चाहिए, या फिर हम डेडिकेटेड होकर करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अपना फ्रेंड सर्कल ऐसे होते हैं कि कोई प्लेस रहते हैं, यहाँ IT सेक्टर हो गए, बहुत सारे मतलब अलग अलग जॉब करते हैं, किसी की जॉब लग जाती जल्दी, तो वो सब देखते हैं कि यार रोज़ ये अच्छा पार्टी कर रहा है, रोज़ स्टेटस। तो इससे ये होता है कि यार मैं कहाँ हूँ, कोई मतलब मेरे लाइफ में क्या होगा। तो इससे अच्छा ये नेगेटिविटी से हटने के लिए आप थोड़े सोशल मीडिया को कम कर सकते हो, क्योंकि एकदम बंद करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है आज के हिसाब से, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है, आप गूगल से यूज़ कर सकते हो। कभी कभी आपको व्हाट्सएप पे इमेजेस सेंड करने होते हैं पेपर के वगैरह, तो आप अपने हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज करिए कि कौन से ऐप मुझे यूज़ करने चाहिए। अब जैसे मेरे केस में मुझे थोड़ा लगता था कि व्हाट्सएप, क्योंकि फैमिली से थोड़ा सा अपडेट होने के लिए, और फिर कुछ जो अपने ग्रुप सर्कल थे, जो स्टडी वाले दोस्त थे, उनसे थोड़ा सा। फेसबुक मैंने तो ऑलमोस्ट बंद ही कर रखा था, इंस्टाग्राम भी मेरा यूज़ नहीं था,
और ट्विटर पे थोड़ा बहुत अपडेट्स चेक करते थे। तो ऐसे आपको प्रायोरिटीज़ करना पड़ेगा आपके सोशल मीडिया को लेके, बिकॉज नहीं तो ये आपके पूरे दिन का समय ले लेगा। और अभी तो बहुत क्रूशियल टाइम है, बिकॉज अभी आप अगर यही सब टाइम में वेस्ट करोगे तो आपका प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं रहता। अब आपको मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, प्रिपरेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। आपको डे प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पूरे दिन आप नहीं पढ़ सकते, कोई भी मतलब पूरे दिन बच्चा नहीं पढ़ता, लेकिन आपको ऐसे शेड्यूल करना पड़ेगा कि मॉर्निंग उठो, फिर उसके बाद में प्रॉपर, जैसे मेरे केस में मेरा ऐसा था कि ना मैं बहुत रात तक पढ़ता था ना मैं बहुत जल्दी उठता था। मैं 1 बजे तक कभी मैक्सिमम पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो 12-1 बजे सोना फिक्स होता। हम सुबह 6-7 बजे उठते थे, ऐसा था। और फिर हम ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होके उसके बाद में हम फिर पढ़ने बैठते थे। फिर 4 घंटा का एक सेशन करते थे, उसमें भी हम 1-1 घंटा ही पढ़ते थे। तो हम 5-5 मिनट 6-6 मिनट का ब्रेक भी, मतलब हर 1 घंटे में ब्रेक लेते थे, बिकॉज मैं एक साथ बैठना पसंद नहीं करता। तो इससे मेरा क्या होता था, माइंड भी फ्रेश हो जाता था और फिर मैं फिर से पढ़ भी पाता था थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक। फिर लंच वगैरह हो जाता है, फिर छोटा सा पावर नैप बोले या शॉर्ट नैप बीच में आफ्टरनून में आधा 1 घंटे का लेते थे। इससे क्या होता है, क्योंकि हेल्थ भी आपको उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ते रहो तो फिर वो नहीं होता। आपको हेल्थ के साथ भी चलना पड़ता है, आपको उस कंडीशन को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर आप थोड़ा सा और फिर उठने के बाद में आफ्टरनून में पढ़ लीजिए, फिर इवनिंग में थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, आपकी कोई एक्टिविटीज़ है हॉबीज़ है वो कर लीजिए, फिर नाइट में थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में लंच हो जाएगा, रात में आपका डिनर हो गया। फिर अगर आपको थोड़ा सा रिविजन्स करने हैं कर लीजिए। आपको कोई चीज़ें, आप कभी कभी थियरी चीज़ होती है तो आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम फ्रेश रहते हैं और कोई चीज़ रिविजन्स करने हैं वो। और मेरे जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन में मैं 2 चीज़ बहुत ज़्यादा करता था। एक तो मैं क्या दिन का थोड़ा शेड्यूल बनाता था कि आज मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। खैर वो तो बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे 100% अचीव नहीं होते थे, कभी 70% टारगेट होते थे, लेकिन 80%। लेकिन ये था कि कॉन्फिडेंस होता, हाँ कुछ हो रहा है, कि समथिंग इज़ बेटर। कि कभी तो मतलब कभी 50% था, कभी 60%, 70%, और एग्जाम आते थे मुझे 80-90% भी मैं टारगेट कंप्लीट करता था। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं जब भी टेस्ट लिखता था तो उसके जो मेरे रॉन्ग होते थे क्वेश्चन, तो पहले अटेम्प्ट में मेरे ऐसी गलती थी कि मैं उसको ना लिखता नहीं था, या फिर मैं उसको थोड़ा सा ऊपर से कर लेता था। तो ये मेरे से गलतियाँ होती थी, तो करके मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरे ना होने का एक रीज़न था। तो उसके बाद से मेरी बहन ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि क्यों ना, कि जो रॉन्ग क्वेश्चन होते या फिर जो सिली मिस्टेक करते हो या फिर आता हुआ आंसर देख के, क्वेश्चन देखते अरे आता है, ओवर कॉन्फिडेंस होकर ऑप्शन गलत मार्क करते, तो ये आपके लिए क्या होता था कि हाथ के मार्क्स चले जाते हैं। और ये सिलेक्शन में बहुत मायने रखता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल है, हर एक नंबर आपको, आपके कहीं भी ऊंचाई पे आपका सिलेक्शन ना होने का भी एक रीज़न, एक नंबर भी होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना। तो मेरी सिस्टर ने मुझे हेल्प किया कि हाँ क्यों ना आप कि जो रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे प्रैक्टिस करती थी, जो रॉन्ग होते थे उसको लिखने का, जो सिली मिस्टेक होता उसको लिखने का। फिर एग्जाम टाइम में मेरे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, मैं बस गो थ्रू करता था, क्योंकि 2022 के प्रीलिम्स में बस 1 हफ्ता या 10 दिन में प्रीलिम्स की तैयारी किया, और उसमें मैंने 2021 में जो बनाई हुई थी ये क्वेश्चंस और शॉर्ट, मैं उससे ही करता था, और मेरा अच्छे से काम भी हो गया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को सभी को यही बोलूँगा कि ये जो यूपीएससी का प्रिपरेशन रहता है वो आपसे, देखिए, हार्ड वर्क मांगता है, स्मार्ट वर्क मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, परसिवरेंस मांगता है, और आपको फुल डेवलप करेगा, उसके बाद ही आपका वो सिलेक्शन लेगा, क्योंकि हर एक स्टेज में आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर समझो नहीं हुआ प्रीलिम्स तो छोड़ देना चाहिए, ऐसे नहीं, लगे रहिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, किसी को जल्दी समझता है, किसी को लेट समझता है। आप अपने कैपेबिलिटी को पहचानिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइम दिया तो आपको लाइफ भर आपको एंजॉय ही करने मिलता है। जस्ट लाइक मेरे केस में, ठीक है, आपको मैं 2021 का एक इंसिडेंट बताता हूँ जिसका मेरा सिलेक्शन ना होने का एक वो भी रीज़न है। जो हमारे प्रीलिम्स के पेपर होते हैं वो ओएमआर शीट बेस होते हैं, मतलब ऑफलाइन जाके ओएमआर भरना पड़ता है। तो मेरा कैसा था कि मैं आधे क्वेश्चंस, मतलब 50% क्वेश्चन करता था, फिर ओएमआर भरता था। तो उसमें मेरे से ना प्रीलिम्स में मेरे पेपर 2 में गलती हो गई थी कि मेरे 7 से 8 क्वेश्चन थे वहाँ नियर अबाउट, जो कि सारे सही थे, लेकिन क्या हुआ था, मैं ओएमआर उनको गलत भर दिया। तो आप समझिए 7 से 8 अगर मेरे राइट होते तो अगर इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 नंबर मेरे थे, और जो कि वो गलत भी हो गया और मुझे नेगेटिव भी दे दिया। तो आप समझ रहे मेरे 24 to 25 नंबर मेरे ऐसी प्रीलिम्स में चले गए।
तो ये सब छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ये आपके सिलेक्शन का रोकने का सबसे बड़ा मतलब बहुत सबसे बड़ा मतलब बोल सकते हैं ये टॉपिक होता है कि जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है। जस्ट लाइक मेरे केस में 21 का सिलेक्शन ना होने का ये भी एक ऑफ द रीज़न है, और मेरा इंटरव्यू में भी नंबर कम हो गया। तो इसके लिए आपको आपको अपनी गलतियां से सीखना है, क्योंकि आपको बहुत लोग सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको उतनी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि आपको अपने कैपेबिलिटी के बारे में सोचना है, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही करने की कोशिश करिए। बस आपसे यही एडवाइस है कि लगे रहिए, ज़रूर होगा, अपने पे विश्वास रखिए और 100% होगा। और लास्ट में मैं DKT को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि अपना जर्नी शेयर करने के लिए, और मैं होप कि आने वाले अगले रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों लोग का नाम मैं देखूंगा और वो पक्का सक्सेस होंगे। ऑल द बेस्ट।